आरएएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सब के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा के 4th पेपर में सामान्य हिंदी को लेकर के आपसे निरंतर रूबरू हो रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि आपकी तैयारी उस दिशा में अग्रसर हो जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में, पार्ट बी में, सामान्य हिंदी के अंतर्गत पार्ट बी में, और वो टॉपिक है पल्लवन, भाव विस्तार या पल्लवन। इसके संबंध में हम लोग चर्चा करें, इसको समझें। उससे पूर्व आप सभी से मेरा आग्रह है कि एक बार आप विस्तार से, डिटेल में अपने मुख्य परीक्षा के 4th पेपर के अंतर्गत हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आप उसको नोट करें अथवा मानसिक रूप से उसको इस स्थिति में तैयार करें कि 24 घंटे 8 पहर आपको उस पर ऐसा कमांड रहे कि जैसे ही कभी कोई बात हो आपके तुरंत क्लिक हो, अच्छा ये टॉपिक तो है। बतौर उदाहरण, जैसे पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। पार्ट सी में ध्यान रखने योग्य या याद करने का ऐसा कोई क्रम नहीं है कि जिसको आपको बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता है। परंपरागत अनुसार हमारे पास एक ही बिंदु है, उसके अंतर्गत निबंध। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 5 यूनिट्स हैं, ये कह लीजिए आप, और 5 यूनिट्स में से एक यूनिट को आप बाहर कर दीजिए। अंतिम वाली जो है ना, लास्ट वाली, दिए गए अंग्रेजी अवतरण का हिंदी अनुवाद, वो हिंदी के अंतर्गत हम लोग शुमार नहीं करते, अंग्रेजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद बची हुई 4 यूनिट्स में, मैं उल्टा क्रम लेकर के चल रहा हूं आपके समक्ष, बची हुई 4 यूनिट्स में 4th यूनिट जो है वो है ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट राइटिंग, प्रारूप लेखन जो है उसमें विभिन्न प्रकार के उन्होंने बिंदुवार पत्र दिए हैं, उनका ड्राफ्ट हमें लिखना है मेंस के दौरान। उससे ऊपर 3rd इकाई की बात करें तो कुछ निश्चित निर्धारित करके पत्र दिए गए हैं, उन पत्रों को उसी ड्राफ्ट के अनुरूप हमें लिखना है, विषय वस्तु के साथ लिखना है, जैसा परीक्षा में पेपर के दौरान हमें दिया हुआ है। उससे आगे की बात करें तो जो टॉपिक आज हम चर्चा करने वाले हैं पल्लवन का, ये बिंदु है। और पहले इसकी शब्द सीमा जो है 200 शब्द हुआ करती थी, लेकिन विगत परीक्षा से इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं और इसकी वर्ड लिमिट को कम किया गया है, 100 वर्ड्स कर दिए गए हैं अभी ये। इससे पहले वाला जो नंबर 1 बिंदु है, यूनिट नंबर 1 है, उसके अंतर्गत है संक्षिप्तीकरण, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं प्रेसिस राइटिंग, शायद मैं सही हूं। और उससे ऊपर की बात करें तो पूरा का पूरा व्याकरणिक ढांचा है, व्याकरणिक इकाइयां हैं, जिनमें 2 बड़े हिस्से हैं। एक में स्मरणीय तथ्य हैं, याद करने वाले बिंदु हैं, जिन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, शब्द योग, वाक्यांश के लेख शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली। और एक में याद करने के साथ साथ उन्हें समझना भी है, यानी उनसे संबंधित एक विशेष प्रकार की जो सामान्य जानकारी है वो हमें जरूर से जरूर ध्यान में रखनी है। यहां पर ये बिंदु देखें तो हम संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द शुद्धि है, जहां वर्तनीगत अशुद्धियां बहुत अधिक हम लोगों के परिवेश में शुमार हैं। हम उच्चारण भी अशुद्ध करते हैं तो लिखते भी अशुद्ध हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लिख शुद्ध देते हैं, बोलते अशुद्ध हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हम उनका शुद्ध प्रयोग नहीं करते उच्चारण के दौरान। यही एक बड़ा कारण है कि वो टॉपिक बड़ा, मतलब कहते हैं ना, नकारात्मक अंकन के लिए उत्तरदायी होता है। इसी क्रम में है वाक्य शुद्धि का टॉपिक, और वहां मुख्य रूप से 15 बातें हैं कि इन कारणों से वाक्य में अशुद्धि आती है। उन 15 कारण को ध्यान रखिए, प्रत्येक कारण पर आप अभ्यास कर लीजिए, 10-10, 15-15 प्रकार के वाक्य लिख करके और उनको देख लीजिए। शब्द शुद्धि में हमेशा याद रखिए कि आपको केवल शुद्ध ही लिखना है, शुद्ध बोलना है, तो अपने आप ही स्थिति हो जाएगी ऐसी कि आप उस स्थिति में आ जाएंगे जहां शुद्धियां दूर हो जाएंगी। तो ये पूरा पाठ्यक्रम जैसे अभी मैंने आपके सामने रखा ना, इसको सेम डिटो आप हर समय अपने आप को एहसास करा सकें जब भी आप हिंदी से संबंधित समय देते हो अपनी तैयारी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हमें बात करनी है वो टॉपिक है पल्लवन। तो देखिए मित्रों, आप बहुत मेहनत करते हैं
फोर्थ पेपर में भाषा के स्तर पर, और मैं तो ये कहूंगा सर्वाधिक अंकदायी भी है। 60% से ऊपर मार्क्स इन चारों पेपर्स में यदि मेहनत करने के बाद आने की प्रबल संभावना है तो वो इस फोर्थ पेपर में सबसे ज्यादा होती है। और आपके पूर्व अनुभव भी ऐसा बताते होंगे, आपसे अग्रज भी ऐसा बताते होंगे कि भाई हिंदी पर ज्यादा ध्यान दे लीजिए, आपकी रैंक इंप्रूवमेंट में बड़ा योगदान रहेगा इसका। तो इसी क्रम में मैं आपको कह रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, सामान्य सामान्य सी जानकारियां हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे नॉलेज के में हैं, पर उनको फॉलो नहीं कर पाना, उनको प्रेजेंट नहीं कर पाना, या कह लीजिए कई बार हम कह लेते हैं हल्के में ले लेना उनको, तो वो चीजें प्रभावित करती हैं, ये तमाम बातें प्रभावित करती हैं। अन्यथा आप नियमित रूप से पढ़ें उन बातों को उस तरीके से जिस प्रकार आपको बताया जाता है, तो बहुत अच्छी स्कोरिंग आपकी हो सकती है हिंदी में। और इसी के दौरान आज जैसा मैंने बताया आपको, जो पार्ट बी है ना, भाग ब के अंतर्गत इकाई नंबर 2 है, इकाई 2, इसमें हमें पढ़ना है पल्लवन के बारे में। पल्लवन, इसका अन्य नाम यदि हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं भाव विस्तार। भाव विस्तार, शाब्दिक अर्थ की बात करें इसके की, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पल्लवन का मतलब फलना फूलना, फलना फूलना। इसी के अंतर्गत विस्तार आ जाएगा, है ना। इसी के अंतर्गत खोलना, किसी बात को बढ़ाना। खोलना, ये आ जाएगा। अब इस पल्लवन टॉपिक के अंतर्गत यदि हम एक बात और देखें, जैसा आप लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं अथवा पढ़ लेंगे, एक टॉपिक है आपके यूनिट 1 संक्षिप्तीकरण। उस संक्षिप्तीकरण के जितने भी मायने होते हैं ना, उसका जस्ट उल्टा विपरीत ये होता है पल्लवन, पूरा का पूरा। अंग्रेजी शब्द है इसके लिए एक एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफायर नाम सुना है ना आपने, सबने सुना होगा भाई, सबने सुना होगा। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीफिकेशन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, आवाज को बढ़ाने वाला, उसका विस्तार करने वाला। तो ये जो पल्लवन टॉपिक है ना, ये दिए हुए कथन का, उक्ति का, पंक्ति का या काव्यांश का, जिसमें गद्य भी हो सकता है, काव्यांश का विस्तार करना। और इसको यदि ये कह देना भाव विस्तार करना तो ज्यादा युक्ति युक्त रहेगा। भाव विस्तार करना ये ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है इसके साथ में, भाव विस्तार करना। इसकी वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है 100 शब्द, 100 शब्द। मित्रों, आपने पल्लव शब्द सुना होगा, पल्लव, पल्लवित होना, पुष्पित होना, है ना, यानी ज्यादा से ज्यादा पत्ते आना। अब पल्लवित होना तो पेड़ का आकार बढ़ेगा, पौधे का आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा उसका रूप भी बढ़ेगा, उसमें जो विशेष प्रकार का रस है वह भी बढ़ेगा, बड़ा होने पर, विस्तार होने पर उसका। और यदि वह किसी गंध विशेष के लिए जाना जाता है तो वो तीनों के तीनों उसमें समाहित हो जाएंगे। यानी पल्लवित होने के बाद जिस प्रकार पेड़ पौधों में रूप, रस और गंध, इन तीनों का समावेश हो जाता है ना,
पल्लवित होने के बाद किसी पौधे में जिस प्रकार से रूप, रस और गंध यानी उसकी ब्यूटी भी बढ़ती है, उसमें आनंद भी होता है, रस का मतलब, और गंध से ऐसे कि उसमें कोई ना कोई इस प्रकार की सुगंध कह लीजिए आप लोग, उसका एहसास भी होता है। लेकिन होता कब है? पल्लवित होने पर, बड़ा होने पर, विकसित होने पर। ठीक उसी प्रकार जो काव्यांश, जो कथन, जो उक्ति, जो पंक्ति आपको दी हुई है, ये किसी में भी हो सकती है ना, मैं लिख रहा हूं यहां पर गद्य में भी, गद्य में या पद्य में, कैसे भी दे सकते हैं इसको, उसको विस्तारित करना है हमें। अब कई बार क्या हो स्थिति हो जाती है अभ्यर्थियों के साथ में, विस्तार करना यानी उसका अर्थ करना है। तो जनाबे आली आप सब लोग ध्यान दीजिए, सर और मैडम जितने भी हैं, विस्तार करने का आशय कभी भी अर्थ करना नहीं होता, और अर्थ भी आप करेंगे तो कितना खींचेंगे उस टॉपिक को। अर्थ का तो वही बात होगी ना कि जो एक पंक्ति दी हुई है उसका एक पंक्ति में अर्थ कर दीजिए। बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे तो दो में कर दीजिए आप, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है भाव विस्तार में, वो पड़ती है किसकी? शब्द भंडार की, शब्द भंडार की। शब्द भंडार समृद्ध होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब यहां पर यह बड़ी अच्छी बात है कि अधिकांश विद्यार्थी क्या होते हैं, तैयारी के दौरान, मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान अथवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान जीके के स्तर पर खूब मैगजीन्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड खूब पत्र पत्रिकाएं अन्य पढ़ते हैं, तो उससे उनका शब्द भंडार बढ़ता है। लेकिन एक दिक्कत होती है, पढ़ने के दौरान कंटेंट को याद करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको लिखित रूप में अभिव्यक्त करना होता है। शायद आप मेरी इस बात को समझ गए, बहुत बड़ी की लाइन है मेंस के लिए। मुख्य परीक्षा चाहे आप आईएएस जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी लेती है उसके लिए करें, अथवा अन्य जो विभिन्न आयोग लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग उनके लिए करें, अथवा आप राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए करें। मुख्य परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो यही है कि आपको कितना ही याद हो यह मायने नहीं रखता, लेकिन जो पूछा जा रहा है उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग आप उसे प्रस्तुत कर पा रहे हैं, आप उसे अभिव्यक्त कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। यह मुद्दा यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी की पूरी आवश्यकता हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पड़ती है, पूरी की पूरी आवश्यकता। मैं आपको कुछ संक्षेप में बातें बताऊंगा इसके संबंध में, और फिर उनके आधार पर किसी एक पंक्ति का भाव विस्तार करने की कोशिश करेंगे। आपने अभी तक आयोजित हुई मुख्य परीक्षाओं में बहुत अधिक पंक्तियां जो पूछी गई हैं उनका अवलोकन किया होगा, उनको देखा होगा, उन्हें समझने की भी कोशिश की होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अभी हाल ही में जो पिछली परीक्षा आयोजित हुई थी मेंस की, उसमें पूछा गया असफलता सफलता की कुंजी है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण आपके जहन में होंगे, उनको आप ध्यान रखिए। करते कैसे हैं, एक एक बिंदु को आप समझने की कोशिश करिए। कुछ चीजों से हमें बचना होता है पल्लवन के दौरान, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पल्लवन के उत्तर में कभी नहीं लिखनी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि सामान्य रूप से उन्हें आपको बता दूं, और फिर उसके बाद में उन्हें आप नोटिस करें, लिखें आप उनको, और सतत अभ्यास करें। सबसे बड़ी बात है कि जो पंक्ति दी गई है, जो काव्यांश आपको दिया गया है, वह चाहे गद्य में हो या पद्य में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसको समझें, हम उसको पढ़ें, उसको आत्मसात करें। ऐसा मान लें हम कि 80% 70% संभावना ऐसी है कि वो हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित है, जिसको हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ लिया है, किसी ना किसी रूप में उसका दीदार हमने कर लिया है। अब क्या है, उससे संबंधित विचार आपके मस्तिष्क में आना शुरू होने चाहिए। परीक्षा कक्ष की स्थिति के लिए अभी आप तैयार ना करें अपने आप को, घर पर अभ्यास सबसे पहले करें। अब यदि आपने उसको पढ़ा है तो मैं भी
आपको उससे संबंधित शब्दावली कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर आएगी, अवश्य आएगी। उसी तरह आएगी कि भले ही आपने लंबे समय तक किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं की, लेकिन एक दिन अचानक आप उससे मिल जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, तो सिर खुजलाने को मजबूर जरूर आप होंगे कि भाई इसको देखा तो है, कहीं ना कहीं इसको देखा तो है, इससे मिले तो हैं, इसका नाम क्या है, कहाँ मिले। यानी प्रश्नों का एक कह सकते हैं क्रम आपके मस्तिष्क में कौंधने लगेगा, उपजने लगेगा। उसी बात को आप ध्यान में रखिए, जैसे ही आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई पंक्ति को देख लिया है, आपके दिमाग में उससे संबंधित फैक्ट, उससे संबंधित बातें, उससे संबंधित शब्दावली जरूर से जरूर मस्तिष्क में आने लगेगी। और जब वो आने लगे तो थोड़ा सा उन्हें क्रमबद्ध करने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में और विचार कीजिए, कौन है, कहाँ मिले हैं, किसका रिश्तेदार है, किसके दौरान मिले हैं। कुल मिलाकर के हम उसकी जानकारी एकत्र करने की कोशिश करेंगे और करनी भी चाहिए। लेकिन इसके आगे क्या है? इसके आगे बहुत कुछ है। मुख्य बात, कभी भी आप दी गई पंक्ति का, मुख्य बात कह रहा हूं मैं, मुख्य बात का मतलब है मुख्य ही बात है वो, कभी भी दी गई पंक्ति के संबंध में यह बताने की कोशिश ना करें कि यह इस लेखक की, इस रचनाकार की पंक्ति है। नंबर एक बात, यानी मैं इसको लिख दूं ज्यादा बेहतर होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें किसके अंतर्गत हैं? ये पल्लवन के अंतर्गत। पल्लवन में नंबर एक सबसे बड़ी बात लिख रहे हैं, दी गई पंक्ति का प्रसंग या संदर्भ कभी नहीं लिखें कि ये किसने कही। दी गई पंक्ति का प्रसंग या संदर्भ कभी नहीं लिखें। जैसे बहुत बार कहते हैं हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि, नहीं लिखना चाहिए। वो दोनों को भी पता है हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, तभी तो आपको दिया है। वो भी तो भाषा के शिक्षक रहे हैं जिन्होंने वो प्रश्न बनाया है, तो उन्हें क्या बताना है इस बात को। हाँ, आपसे व्याख्या करवा रहे होते तो आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी, लेकिन नहीं बताते इसको। जो नहीं करना है ना, ये ध्यान रख लिया किसी अभ्यर्थी ने, तो मैं कह रहा हूं बहुत गजब की स्थिति में आ जाता है। वो क्या क्या करना है इसको सब बताते हैं। आपको भी पता है क्या क्या करना है। मेंस के लिए हिंदी में बहुत अधिक अभ्यास करना चाहिए, लेखन अभ्यास करना चाहिए। लेखन अभ्यास में क्या क्या नहीं करना चाहिए, यानी किनको छोड़ना चाहिए, वो यदि आपने ध्यान रख लिया तो नकारात्मक अंकन से बचेंगे, नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो जो आपकी प्री एग्जाम होती है, प्री एग्जाम में तो 1/3 नेगेटिव होती है जहां भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन मेंस की नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिखती किसी को भी। इसीलिए आप देखिए 50% प्लस लाने वाले कितने अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं, और यदि 60% प्लस है तो रैंक मेकर हैं वो। कुल मिलाकर के यहां पर समझने की कोशिश हम करेंगे कि दी गई पंक्ति का प्रसंग या संदर्भ कभी नहीं लिखें, नंबर एक बात। उससे बड़ी बात है शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आप चाहें तो एक ही पैराग्राफ में, अन्यथा संपूर्ण पल्लवन को 2 पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए।
दो से अधिक पैराग्राफ, दो से अधिक पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। यानी जब आपको शब्द सीमा 100 शब्द दे रखी है तो आप एक पैराग्राफ बना दीजिए 50 शब्दों का, और उसके ठीक नीचे दूसरा पैराग्राफ बना दिए 50 शब्दों का। अब ये 50-50 जो शब्द आप ले रहे हैं दो भाग में, 50-50 शब्द जो आप दो भागों में ले रहे हैं ना, इन दोनों भागों में ध्यान रहे आपको कि ये 50 का 50 यानी 100 हो गए ना कुल, ये भी 50 है, 100 शब्द कुल हो गए। तो 100 शब्दों का 105 110 तक हो सकता है, 100 शब्दों का 90 हो सकता है, लेकिन 100 का यदि आप 60 लिखेंगे और 100 का यदि आप 120 से ऊपर लिखेंगे तो ये नेगेटिव मार्किंग है। यानी आपने तैयार कर दिया है चेक करने वाले को कि भाई मेरे नंबर काट लो आप, मुझे तो नहीं आता इतना निश्चित शब्द सीमा में लिखना, मैं तो क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं, पंक्ति को पढ़ा और मैं तो लिखता चला गया। तो घर पर अभ्यास करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 150 वर्ष तक, 120 तक, 130 तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन मेंस की कॉपी में आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस बात का। इससे अगली जो बात है वो देखिए नंबर 3, आप कभी भी दी गई पंक्ति या काव्यांश, कभी भी दी गई पंक्ति या काव्यांश में विराम चिन्ह, गलत रूप में प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। गलत रूप में प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। जहां कोमा लगना है वहां क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप, जहां पूर्ण विराम लगना है वहां कोमा लगा रहे हैं आप, तो ये अभ्यास से आएगा, है ना। कभी भी किसी भी पंक्ति या काव्यांश के विस्तार में, के पल्लवन में विराम चिन्ह गलत रूप से प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। नंबर 4, मुहावरे और लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग ना करें। प्रचलित भाषा शैली में ही, प्रचलित भाषा शैली में ही पल्लवन करना चाहिए। इसके अलावा आगे की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 6 पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको यदि आपने नोट किया है, ध्यान रखा है, तो अगली जो बात है वो और भी महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः इनको पढ़ें फिर आगे बढ़ेंगे। दी गई पंक्ति का प्रसंग या संदर्भ कभी नहीं लिखें। नंबर 1 बात, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आप चाहें तो एक ही पैराग्राफ में, अन्यथा संपूर्ण पल्लवन को 2 पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए, 2 से अधिक पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। ये कब की स्थिति है, जब 100 शब्दों में हमें सीमा दी हुई है। मैंने पिछली स्लाइड पर, पिछले पेज पर भी आपको यह बताने की कोशिश की थी कि अब 100 वर्ड्स में ही करना है पल्लवन। आगे, कभी भी दी गई पंक्ति या काव्यांश के पल्लवन में विराम चिन्ह गलत रूप में प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। अभ्यास से हो जाता है, ये शुरुआत में कठिन लगता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग ना करें। प्रचलित भाषा शैली में ही पल्लवन करना चाहिए।
ऐसा नहीं आप बहुत ज्यादा जटिल और एक कहते साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि उसको पढ़ने में माथापच्ची करनी पड़े, चेक करने वाले को भी डिक्शनरी उठानी पड़े। हाँ, इसको कहते हैं क्लिष्टत्व दोष आ जाना काव्य में। और ये पल्लवन के दौरान तो विशेष रूप से, क्योंकि अब शब्द सीमा इसमें निश्चित है, और आप इस प्रकार का करेंगे कि बहुत अधिक साहित्यिक भाषा बनाते चले जाएंगे, जटिल शब्दों का प्रयोग करते चले जाएंगे जो प्रचलित नहीं है, जिनका सामान्य रूप से प्रयोग नहीं होता है, आमतौर पर हम नहीं करते उनको बातों में। तो ऐसे शब्द करेंगे तो कहीं ना कहीं क्लिष्टत्व दोष के आप शिकार हो जाएंगे उस प्रस्तुतिकरण में। तो ऐसा ना हो। आगे का देखें हम, नंबर 6 बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 6, पल्लवन में कभी भी, ये बार बार लिख रहा हूं मैं, कभी भी मैं या हम, यानी उत्तम पुरुष शैली। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत कम अभ्यर्थियों को पता है। मैं या हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ गए? मैं ऐसा मानता हूं, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा सुना है, हमने पाया है, हमारा अनुभव ये कहता है, कभी भी पल्लवन में इन शब्दों का प्रयोग ना करें। कर दिया तो वही बात, क्या कहेंगे, आप नकारात्मक अंकन की ओर अग्रसर हैं, आपको अधिक नंबर नहीं लाने हैं, इसलिए आप उत्तम पुरुष शैली के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी स्थिति, नंबर 7, पल्लवन में पंक्ति का या कथन का, जो दी हुई है ना प्रश्न में, कथन की आलोचना या नकारात्मक बातों पर अधिक नकारात्मक बातों पर अधिक ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब क्या हुआ? इससे आशय है, जैसे मैं तो इसकी खुले रूप में आलोचना करता हूं, मैं तो इसको विरोध में हूं, इसको हम कह सकते हैं कि विवाद उत्पन्न ना हो, विवादित तथ्य या बात ना लिखें। जैसे ये छठा बिंदु है ना कि मैं और हम शैली का प्रयोग कभी नहीं करें, ठीक वैसे ही एक और महत्वपूर्ण बात है नंबर 8 पर। दी गई पंक्ति से संबंधित यानी भाव साम्य, आगे लिख देंगे इसको, दी गई पंक्ति से संबंधित कथन, काव्यांश, ये काव्यांश किसी में भी हो सकता है, फिर लिख रहा हूं मैं, गद्य में भी हो सकता है, पद्य में भी हो सकता है। दी गई पंक्ति से संबंधित कथन, काव्यांश या पंक्ति भाव साम्य के रूप में लिखनी चाहिए। पता है ये क्या करती है? ये पूरे पल्लवन को डेकोरेट करती है। जैसे बहुत अच्छा मसाला है, बहुत अच्छा कंटेंट है आपका, लेकिन यदि आप उसमें एक ये कंगूरा जोड़ देते हैं, ये डेकोरेट कर देते हैं, तो उस पर अट्रैक्शन का जो एक होता है ना बिंदु, वो विशेष रूप से आ जाता है, यानी हमारा प्रस्तुतिकरण अधिक आकर्षक लगने लगता है इसके कारण।
तो ये कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव तो देता है, प्लस करता है, प्लस करता है हमारे कंटेंट को। तो ये अब पहले भी मैंने शायद आप लोगों को बताया है, नहीं बताया तो आज पुनः बता देता हूं। इसके संबंध में आप लिख सकते हैं कि ये किसने कहा है, यानी इसके लेखक, वक्ता या रचनाकार जो आप भाव साम्य में प्रस्तुत कर रहे हैं ना, उससे मिलता जुलता भाव का नाम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप इसमें। यह है संस्कृत, अंग्रेजी, राजस्थानी, किसी भी भाषा में हो सकता है, किसी भी भाषा में हो सकता है। जैसे होता है ना कि भाव साम्य में क्या वैसा ही लिखें, हिंदी का ही लिखें, जो आपको आपके शब्द भंडार में जिससे संबंधित, जिस भाषा से संबंधित ऐसी जानकारी है जो उससे मिलती जुलती है, उस टॉपिक से, उस पंक्ति से, उस काव्यांश से, तो आप उसको जरूर लिख दें। कतई आवश्यक नहीं है कि हिंदी में ही लिखें आप केवल और केवल, है ना। एक अगली बात और बताएंगे इसमें, विचार प्रस्तुतिकरण में, विचार प्रस्तुतिकरण में क्रमबद्धता अवश्य हो, क्रमबद्धता अवश्य हो। यानी एक बात से दूसरी बात जुड़ी हुई हो, पिछली बात से अगली बात जुड़ी हुई हो, हर आगे लिखी जाने वाली बात का पिछली बात से संबंध हो। बेसिर पैर की बातें हमें नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर एक वर्ड लिमिट निश्चित दी हुई है। तो ये बातें आप लोगों को जरूर से जरूर ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आगे अंतिम बिंदु इसका यहीं पर लिख दें, नंबर 10। सामान्य बताए, मैंने आपको पूरे के पूरे सामान्य बताए हैं ना। पल्लवन में किसी भी पूर्व लिखित, पूर्व लिखित का मतलब जिसको आप पहले लिख चुके हैं इसी उत्तर में, पल्लवन में किसी भी पूर्व लिखित पंक्ति का दोहरान ना करें, दोहरान ना करें। तो मैं ऐसा समझूं, आपसे अपेक्षा करूं कि आप इन बातों को समझ रहे हैं, और बहुत सिंपल है, बार बार अधिकतम अभ्यास करना है, चीजें पक्का होती चली जाएंगी। जैसे कुछ उदाहरण लिखते हैं आपके सामने, उनको आप ध्यान दें और उनसे सीखने की कोशिश करें। जैसे नंबर 1, पल्लवन के लिए कुछ उदाहरण। नंबर 1, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसमें रखता दबा एक जन, जिसमें रखता
दवा एक जन भाग दूसरे जन का। भाग दूसरे जन का। पल्लवन करिए इसका, क्या समझेंगे इसके मायने? सबसे पहले ये सोचिए, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसमें रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। बताइए क्या समझेंगे इससे आशय? जो इससे आशय समझेंगे उससे संबंधित कोई ना कोई पंक्तियां आपके जहन में जरूर आएगी। आपने सतत अध्ययन किया है, नियमित अभ्यास किया है तो जरूर आएगी। ये कहना चाहते हैं कि भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए हमें बहुत अधिक। भाग्य होता तो है, भाग्य नाम का कोई कंसेप्ट है तो सही, ये तो सच बात है। फिलॉसफी भी इस बात को मानती है और आप लोगों ने भी अपने अध्ययन के दौरान पढ़ा होगा इस बात को, क्योंकि हम ऐसा हमारी संस्कृति में पौराणिक आख्यानों में पढ़ते हैं, प्रारब्ध पहले रचो पीछे धर्यो शरीर। इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं कि भगवान ने हमारा देह निर्माण, शरीर निर्माण बाद में किया और हमारे भाग्य का निर्माण पहले कर दिया। प्रारब्ध यानी जो पहले से निश्चित है वो होना ही होना है, वो हमें भोगना ही भोगना है, वो सुख है अथवा दुख है, पाप है अथवा पुण्य है। तो भाग्य नाम का कोई कंसेप्ट होता तो है, लेकिन केवल भाग्य भरोसे बैठे रहना कि भगवान ने चोंच दी है तो चुग्गा भी वही देगा, आलसी हो जाना, अकर्मण्य हो जाना, जैसे हिंदी में और राजस्थानी के काव्य शास्त्र में साहित्य के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं, संत मलूक दास संत परंपरा में उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है जिनको कहा जाता है कि मलूक दास ने आलसियों को महामंत्र दे दिया अपना, और वो मलूक दास उस जगह पर कहते हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब इस पंक्ति का कहने के पीछे आशय ये नहीं है कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा, इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, कुछ मत करो, अकर्मण्य हो जाओ, आलसी हो जाओ। आलसियों ने अपना लिया इसको, क्योंकि इंसान धरती पर एकमात्र ऐसा जीव है जो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहता है। कम से कम उसे करना पड़े और अधिकतम उसे मिल जाए लाभ के रूप में। इसी को तो कहते हैं कि मेरी धारणाएं, मेरी मानसिकता, मेरी विचारधारा का प्रस्तुतिकरण नहीं है ये। इन सब बातों को हमने कहीं ना कहीं भाषा के स्तर पर पढ़ा है, साहित्य के स्तर पर पढ़ा है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और कामचोर है। मैं आपके सामने विचार रख रहा हूं सारे, इनका आप कहीं ना कहीं सदुपयोग कर सकते हैं इस पूरे पल्लवन में, इसके में। इसलिए हमें केवल भाग्य भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। नैतिकता अनैतिकता अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक हम हमारा कर्तव्य निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तब तक हम उस स्थिति की ओर नहीं जा सकते जो सपना हमने देखा है कि वो हमें प्राप्त हो जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात यहां पर करते हैं। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े अच्छे लेखक हैं, रचनाकार हैं, आलोचक हैं, समीक्षक हैं। वो खुद कहते हैं इस बात को कि कर्म में आनंद आना चाहिए आपको। यदि आपने फल की इच्छा को ध्यान में रख करके फिर कर्म किया है तो वो तो लोभ का ही कहीं ना कहीं एक प्रच्छन्न रूप है, छिपा हुआ रूप है। कर्म भावना प्रसूत आनंद ही सच्चा उत्साह है। उत्साह की परिभाषा देते हैं वो उत्साह निबंध में। कर्म भावना से प्रेरित किया गया उत्साह ही क्या है, वो आनंद ही क्या है, सच्चा उत्साह है। इसलिए हमें भाग्य को मानना तो चाहिए, लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर हो गए हम कि हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो अंत इन पंक्तियों के साथ करूंगा मैं यहां पर, और इससे आगे का बहुत अभ्यास करना है अभी हमें। इससे ज्यादा बहुत अधिक पल्लवन की पंक्तियां पढ़नी है। इसका आप भाव विस्तार करना और बताना क्या लिखा है आपने, नहीं क्या? मैं पुनः आपको कहूं कि इसके मामले में मैंने आपको ढेर सारी शब्दावली दे दी, एक अंतिम और दे करके और आज के सत्र को समाप्त करेंगे यहीं पर। हाथों की लकीरों में विश्वास मत कर मेरे यार, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए भाग्यवाद को बहुत अधिक
नहीं मानना चाहिए। अब आप इनका प्रयोग मत कर देना पल्लवन में, नहीं मानना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें नकारात्मक और सकारात्मक का अंतर खत्म करके अपने मौलिक विचार प्रस्तुत करने हैं, जो ऐसे विचार ना तो पहले कभी किसी ने कहे हैं और ना आगे कभी कोई कह सकता है। ऐसे वरद हस्त हम ही हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए। मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। अगले सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।